And the class, welcome you all in 10th lecture of class 11th chapter gravitation. So beta, till now in this lecture, in previous lecture we discussed about variation in G with respect to height and with respect to depth. Okay, so today we are going to discuss about the variation in G with respect to shape of earth as well as variation in G with respect to latitude. ये दो चीजें करेंगे हम, ठीक है। तो शुरू करते हैं। Variation in G, variation in G due to shape of earth, due to shape of earth, ठीक है ना। देखो जनरली बेटा फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस वी आर assuming that earth is a spherical in shape, but you know very well that earth is looks like a oval shape. Exactly, this is the exact shape of earth. So earth shape is like a oval, something like this, something like this. नो ये ज्यादा हो गया, ठीक है ना। सो कुछ इस तरह से जो है अर्थ की शेप है, ठीक है। मैं एक बार इसको प्रॉपर बना देता हूँ, ठीक है। अर्थ जो है इट लुक्स लाइक अ ओवल, नॉट अ स्फीयर, ठीक है ना। कुछ इस तरह से है। So this point is pole and this point is known as equator. Obviously beta this is center. It's very much clear from the diagram. Equator का जो radius है वो ज़्यादा आपको दिख रहा होगा as compared to pole. So due to this we can say there is variation in G. जो G होगा उसमें variation आएगा क्योंकि फॉर्मूला है Gm by r square. So G is constant, m mass of earth that is constant, but जो radius है उसकी वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है ना। रेडियस की वैल्यू वेरी करेगी। रेडियस ऑफ इक्वेटर इज नॉट इक्वल टू रेडियस ऑफ पोल, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है ना। एंड बिकॉज जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो अगर ये ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। इट मींस इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, कम है, और पोल पर क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। सो एट इक्वेटर G इक्वेटर इज लेस देन G पोल, ऐसा आप कह सकते हो। ये ज्यादा क्यों है बेटा, क्योंकि ये वैल्यू कम है, ये कम है तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन मिला हमें बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की शेप की वजह से ये कंक्लूजन हमें मिला। इक्वेटर पर G की वैल्यू कम है। यहाँ से अगर मैं वेट अगर निकालू, वेट ऑन इक्वेटर is also less than the weight on pole. यानी कोई आपके पास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसका वेट अगर आप इक्वेटर पे करते हो तो आपको वेट उसका कम मिलेगा एज कंपेयर टू इक्वेटर ऑन पोल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वेट में वेरिएशन आएगा वो कैसे भी, हम अगर इक्वेटर से पोल पर जाते हैं तो वेट बढ़ जाएगा। ये बहुत माइन्यूट चेंज होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाते हैं, बहुत माइन्यूट चेंज होता है। बट डेफिनेटली जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी में कहाँ कहाँ किस किस तरह से वेरिएशन आता है, तो ये भी एक पॉइंट है दैट जी ऑल्सो वेरी विद द शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो नेक्स्ट है हमारा। हाँ जी, जो नेक्स्ट हमें करना है ये है वेरिएशन इन जी विद लैटिट्यूड, वेरिएशन इन जी विद लैटिट्यूड, ठीक है ना। अभी लैटिट्यूड क्या होता है बेटा, देखो मैं लिख देता हूं पहले। वेरिएशन इन जी विद लैटिट्यूड, एक होता है एल्टीट्यूड और एक होता है लैटिट्यूड। एल्टीट्यूड तो जनरली हाइट को हम बोल देते हैं, ग्राउंड सरफेस से कितना ऊंचा है वो आपका एल्टीट्यूड होगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ लैटिट्यूड की। तो लैटिट्यूड क्या होता है भाई, अर्थ के सेंटर से अगर अर्थ पर किसी पॉइंट पर, देखो जैसे मैं ही कह रहा हूँ भाई, ये हमारा बेटा प्लीज एक मिनट, ये जो डायग्राम है ना मैं दोबारा प्रॉपरली बनाता हूँ, ठीक है। देखो ये मैं मान लेता हूँ कि अर्थ है, ये उसका सेंटर O है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद ये P पॉइंट है अर्थ सरफेस के ऊपर। तो इक्वेटर के रिस्पेक्ट में ये कितना एंगल बना रहा है, ये क्या होगा, इसका लैटिट्यूड होगा। तो लैटिट्यूड क्या होता है,
Latitude is a particular angle with respect to the equator from the center of earth. कहाँ से? Center of earth से the angle made from the equator from the with respect to equator from the origin. Origin से equator के रेफरेंस में जो एंगल बन रहा है पॉइंट P के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड बोलेंगे। अब जरा एक चीज नोट करना बेटा, ये लैटिट्यूड में दो अलग अलग लैटिट्यूड लेकर दिखाता हूँ आपको। देखो, एक लैटिट्यूड मैंने ये वाला ले लिया, डेफिनेटली थीटा अलग होगा। यहाँ पर थीटा कितना है बेटा? ये वाला थीटा है, ठीक है ना। सपोज दिस इज थीटा 1, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मैं सर्कुलर ऑर्बिट बताऊं, क्योंकि आपको पता है अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। ये क्या है? वेरिएशन इन जी विद लैटिट्यूड, या आप कह सकते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से हमारी जो पोजीशन है अर्थ पर, उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जी की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे इसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक ही करके मैं वन बाय वन सब चीजों को बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अलोंग अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने दो अलग अलग पॉइंट ले लिए, P और Q, ठीक है ना। दोनों अलग अलग पॉइंट पर हमारा जो लैटिट्यूड है वो क्या है? अलग अलग है। लैटिट्यूड मतलब एंगल अलग अलग है। किसके रिस्पेक्ट में एंगल? इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन यानी सेंटर ऑफ अर्थ से। दोनों जगह लैटिट्यूड क्या है? अलग अलग है। अच्छा, तो अब लैटिट्यूड अलग अलग होने की वजह से दोनों जगह जब ये ऑब्वियसली अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो देखो मैं एक सर्कुलर पाथ बनाता हूँ। ये Q पॉइंट के लिए सर्कुलर पाथ है बेटा, ठीक है ना। इसी तरह से मैं P पॉइंट के लिए एक सर्कुलर पाथ बनाता हूँ। तो जरा ध्यान से देखना, दोनों ही केसेस में क्या जो रेडियस है क्या वो सेम है, ठीक है ना। जो रेडियस P पॉइंट के लिए बना और जो रेडियस जो है वो इस Q पॉइंट के लिए बना, क्या वो दोनों रेडियस सेम है? नहीं, वो दोनों रेडियस क्या है? अलग अलग। चलो मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक पॉइंट S ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए जो सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा वो ये बनेगा। तो डेफिनेटली ये रेडियस क्या हो गई? कम हो गई। डेफिनेटली रेडियस क्या हो गई? कम। अब आप कहोगे सर इसका रेडियस का क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है बेटा कि हम अर्थ सरफेस पर हैं, अर्थ हमारे ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, तो हमें हमारे ऊपर हम और अर्थ साथ साथ क्या कर रही है? रोटेट भी कर रही है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर रोटेट कराता है। तो अर्थ हमें कौन सा फोर्स दे रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है ना, तभी तो हम अर्थ की रोटेशन के साथ साथ रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। पर हम टुवर्ड्स द सेंटर नहीं जाते। सेंट्रीपिटल में क्या होता है? बॉडी सर्कुलरली रोटेट भी करती है और टुवर्ड्स द सेंटर चली जाती है। जैसे मैंने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया था, मेरी वॉशिंग मशीन में कपड़े जो है वो सेंटर की तरफ जाते हैं। इसका मतलब अर्थ के रोटेशन की वजह से जो हमें फोर्स मिल रहा है उसका अगेंस्ट एक फोर्स और भी मिल रहा है, उसके अगेंस्ट एक फोर्स और भी मिल रहा है जो हमें अवे फ्रॉम द अर्थ ले जाता है। जो हमें कहाँ ले जाता है? अवे फ्रॉम द अर्थ। उसका भी काम क्या है? रोटेट कराना। तो एक फोर्स का नाम मैंने बताया था आपको सेंट्रीपिटल, और दूसरे का हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल क्या है? सेंटर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल क्या है? सेंटर से अवे। अब देखो, जब अर्थ के रोटेशन की वजह से, ऐसा तो है नहीं कि हम अर्थ के अंदर घुस जाते हैं, हम अर्थ के सरफेस पर रहते हैं, और ऐसा भी नहीं कि हम सरफेस से ऊपर उड़ने लग जाते हैं। वी आर ऑन द अर्थ सरफेस। इसका मतलब जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है हमारे ऊपर, उतना ही क्या लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है ना। जितना सेंट्रीपिटल लगता है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल लगता है। अब आई बात रेडियस की। रेडियस क्या है? देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही रेडियस डिपेंडेंट होते हैं, दोनों ही रेडियस डिपेंडेंट होते हैं। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। यहाँ पर m क्या है? उस ऑब्जेक्ट का मास जो सर्कुलरली रोटेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग, v उसकी लीनियर वेलोसिटी है, r उसका रेडियस है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूं, ठीक है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है mr²। m उस ऑब्जेक्ट का मास होगा, r उस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस होगी, और ओमेगा क्या होती है? ओमेगा होती है एंगुलर
वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कितना क्या होता है बेटा? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो जरा अब इनको सबको कलेक्टिवली समझो बेटा, ठीक है ना। अगर हमारा लैटिट्यूड चेंज होगा तो रेडियस चेंज होगा, और रेडियस के चेंज होने से सेंट्रिपिटल चेंज होगा और सेंट्रीफ्यूगल भी चेंज होगा, ठीक है ना। दोनों चीजों में वेरिएशन आ रहे हैं, तो इन दोनों के वेरिएशन की वजह से ग्रेविटेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी चेंज आता है। किसमें चेंज आता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी चेंज आता है। चलो देखते हैं फिर उसको कैसे चेंज आता है, कितना चेंज आता है। और इस टॉपिक से देखो क्वेश्चन क्या बनता है इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, मैं भी शुरू कर रहा हूँ इसको। देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा भाई, अर्थ की रोटेशन कितनी तेज हो जाए, अर्थ की रोटेशन कितनी तेज हो जाए जिससे क्या हो बेटा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाए, ठीक है ना। यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अर्थ जो है वो कितने टाइम में एक राउंड पूरा करे अपने एक्सिस पे जिससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाए, ठीक है ना। या आपसे ये पूछ सकता है कि अगर लैटिट्यूड में हम चेंज करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में या वेट में कितना चेंज आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो देखो चलो करते हैं इसको। मैं डायग्राम को एक बार दोबारा बनाता हूँ एक प्रॉपर केस के लिए। देखिए तो ये मैं मान लेता हूं कि हमारी अर्थ है, ये मैंने मान लिया कि ये हमारी अर्थ है। ये उसका हो गया सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है ना। यहां ले लेते हैं, ये हो गया P पॉइंट लैटिट्यूड विद एन एंगल थीटा, ठीक है जी। अब डेफिनेटली ये क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ होगा। सेंटर से सरफेस पर जाओगे तो रेडियस ऑफ अर्थ होगा। इस केस में हम अज्यूम करेंगे कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कि हमारी अर्थ क्या है? स्फीयर है, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए सॉल्व करना। अब देखो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा? mg होगा। सेंटर की तरफ जो लगेगा वो कौन सा लगेगा? mg। हर एक P पॉइंट पर अगर कोई मास m रखा है तो उस मास को कौन अट्रैक्ट करेगा? अर्थ अट्रैक्ट करेगी, तो उसका उस फोर्स को क्या बोलेंगे? m into g, ठीक है ना। ये उसका फोर्स हो गया। तो ये फोर्स कहाँ लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। ग्रेविटी कहाँ लगती है? टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा एक फोर्स और लगेगा जो कि कहाँ लगेगा बेटा? अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। इसको मैं नाम दे देता हूँ Pm, ठीक है ना। तो जो Pm फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? अवे फ्रॉम सेंटर। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? mr ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द सेंटर है तो ये सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल। और यहाँ पर देखो ये जो है ये वो ऑर्बिट हो गया जिस ऑर्बिट में ये P पॉइंट पर रखा मास जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अर्थ का ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अर्थ इस एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रही है, तो ये P पॉइंट पे रखा हुआ m मास ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अलोंग इस तरह से रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने मान लिया इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल r, यानी ये r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और ये इस r के बराबर है। स्मॉल r रेडियस ऑफ ऑर्बिट है और कैपिटल R क्या है? यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है बेटा। अब अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा लॉजिक दे देता हूँ। पहले स्मॉल r और कैपिटल R को रिलेट कर देते हैं, ये रिलेशन काम आएगी हमारे, ठीक है। देखो तो स्मॉल r, ये देखो मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ इस तरीके से। मैं कह रहा हूँ कि बेटा ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है और ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। क्या ऐसा है? देखो OP और Q, OP और Q, ठीक है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं cos थीटा ले लूँ यहाँ पर, देखो cos थीटा क्या होता है बेटा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस कितना हो जाएगा? r, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? कैपिटल R। तो r की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? r cos थीटा हो गई। तो ये रिलेशन बन गई स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में, ठीक है ना। एक हमने ये रिलेशन बना ली बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R। ये यूज करेंगे आगे रिलेशन। अब देखो मान लेते हैं बेटा, ऑब्वियसली देखो हम बाहर तो जा नहीं रहे हैं, अर्थ सरफेस पे रहते हैं, इसका मतलब जो नेट फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स द अर्थ ही लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो नेट फोर्स लग रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट,
इन दोनों का रिजल्टेंट, एक टुवर्ड्स द सेंटर और एक अवे फ्रॉम द सेंटर। तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट लगा वो मैं मान लेता हूँ यहाँ लगा, और उससे मास तो चेंज होगा नहीं, तो किस में चेंज आएगा, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आएगा। तो ये हमारा जी इफेक्टिव हो गया, क्या हो गया, जी इफेक्टिव या न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन गया, ठीक है ना। तो मैं चलो इसको इरेज करके एक बार और एक फॉर्मूला बनाता हूँ। देखो अगर आपको याद हो, मैंने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था आपको, और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बताया था, अभी दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट हम निकालना चाहते हैं ये, तो वो किसके बराबर आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। इस तरीके से ए वेक्टर 1 बी वेक्टर 2 और थीटा क्या था, उन दोनों के बीच का एंगल था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये एंगल बन रहा है ना इन दोनों के बीच में, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल बन रहा है। अब बेटा देखो ये टोटल एंगल कितना है, देखो ये टोटल एंगल कितना बन रहा है, ये वाला कंप्लीट 180 है, तो उसमें से थीटा माइनस कर दिया, तो एंगल कितना बच जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी हमें पता लग गया। तो पुट कर देते हैं, रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट होगा बेटा, रिजल्टेंट होगा देखो वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक है ना। अब रिजल्टेंट की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ mg डैश। हमने एज्यूम कर लिया कि नेट कितना लग रहा है mg डैश, तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। अच्छा ये वेक्टर a mg a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 2a यानी mg b एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 2ab इंटू कोस 180 माइनस थीटा, उन दोनों के बीच का एंगल। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री से के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको पता होगा कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कोस थीटा होता है। तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, देखो मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, यहाँ मैंने माइनस लिख दिया, और ये क्या हो गया मेरे पास, कोस थीटा, क्या हो गया बेटा, ये कोस थीटा हो गया, क्योंकि आप लिख सकते हो बिकॉज कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा होता है, माइनस कोस थीटा सॉरी, ठीक है ना, ये होता है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दी। अब देखो यहाँ पर भी m स्क्वायर है इस टर्म में, यहाँ पर भी m स्क्वायर है और यहाँ पर भी m स्क्वायर है, तो m को बाहर ले आता हूँ, दोनों तरफ से कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से m बाहर लाऊंगा, m स्क्वायर बाहर लाऊंगा तो सिर्फ m बाहर आएगा, तो ये कितना बन जाएगा g डैश, और यहाँ पर g स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस 2g आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। देखिए समझ आया मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको साथ साथ सॉल्व कर दिया मैंने। ये जी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर m बाहर जा चुका था, आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 बच गया, यहाँ पर ये 2 एज इट इज, जी एज इट इज, आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है ना। अब इस जी को भी बाहर ले लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। इस जी को मैं बाहर लिखूंगा क्योंकि स्क्वायर बाहर लेना पड़ेगा। आप ऐसा कर लीजिए भी स्क्वायर जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और जी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इस पूरी टर्म को अंदर, ठीक है ना। तो जो मल्टीप्लाई किया था वो बाहर ले लिया तो जी बाहर आ जाएगा, और डिवाइड कर दिया तो देखो ये 1 बन गया, और ये क्या बन गया, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय जी स्क्वायर माइनस 2। अब जी ऑलरेडी यहाँ पर है तो ए की पावर बचेगी नीचे, आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा बाय जी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना, इज इक्वल टू जी डैश, ठीक है। अब बेटा देखो ये आर क्या था आपका, आर था आपका आर कोस थीटा, ठीक है ना। ओमेगा, चलो मैं ओमेगा से समझाता हूँ आपको। ओमेगा क्या होता है, मैंने बताया था आपको, एंगुलर वेलोसिटी होता है। एंगुलर वेलोसिटी मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब अगर हम अर्थ की ही बात करें तो अर्थ एक एक्सिस पर रोटेट, अपने एक्सिस पर एक कंप्लीट राउंड करने के लिए कितना एंगल बनाएगी, 2 पाई का एंगल बनाएगी, ठीक है ना। और कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स लेती है, 24 आवर्स, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आएगा 7.3 इंटू 10⁻⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड, ये वैल्यू आती है जो कि बहुत ही कम वैल्यू है। और यहाँ पर तो ऑलरेडी ओमेगा का ही क्या कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है, ओमेगा का क्या कर रखा है, स्क्वायर। तो देखो ये वैल्यू बहुत छोटी है बेटा, और जी स्क्वायर है,
डिनोमिनेटर बड़ा है आपका और फिर डिनोमिनेटर उसको डिवाइड भी कर रहा है, तो ओवरऑल ये जो है वो बहुत ही स्मॉल नंबर बन जाएगा, स्मॉल नंबर, सो नेग्लेक्टेड। तो ये क्या कर दिया हमने, इसको, इस पार्ट को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, इस पार्ट को क्या कर दिया भाई, नेग्लेक्ट कर दिया। तो क्या बच गया अब हमारे पास, ये देखो g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ r था बेटा, यहाँ r स्क्वायर था, इसलिए भी हमने इस पार्ट को नेग्लेक्ट किया, इसको नहीं किया, ठीक है ना। अभी ऐसे भी समझ सकते हैं 2r, क्योंकि देखो ये r स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि और छोटा नंबर हो जाएगा ना, ठीक है, इसलिए तो r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कोस थीटा बाय जी, ये आ गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ पावर की टर्म में 1/2, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो मैंने आपको जो बाइनोमियल थ्योरम कराई थी, तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या बताया था मैंने आपको कि फर्स्ट डिजिट 1 होनी चाहिए और सेकंड डिजिट जो है ये न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। ऑब्वियसली न्यूमरेटर छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है ना। या इसको ऐसा भी किया कहा जा सकता है बाइनोमियल थ्योरम में कि ये जो नंबर बने ये 1 से छोटा होना चाहिए, डेफिनेटली ये 1 से छोटा बनेगा क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है ना। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियली, एक्सपेंड किया हमने इसको बाइनोमियली, तो क्या होगा, ये पावर यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगी और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा बेटा, देखो g डैश इज इक्वल टू g इनटू 1 माइनस r ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा बाय g, ठीक है ना, r ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा बाय g, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। g डैश इज इक्वल टू g इनटू 1 माइनस r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय g, ठीक है, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ बेटा, ये केस बना किस वजह से, इस केस का रीजन सिर्फ इतना ही है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से हमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, जो हमें सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और जो हमें सेंट्रीफ्यूगल मिल रहा है, जो हमें सेंटर से दूर ले जाता है, वो हमारी पोजीशन डिपेंडेंट है, क्योंकि वो इस r पर डिपेंड करता है और इस r की वैल्यू अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग होती है। तो इस r के चेंज होने से ओवरऑल किसमें चेंज आ जाता है बेटा, ठीक, आप चाहो तो यहाँ पर इस r को रिप्लेस कर सकते हो इस r cos थीटा से, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि देखो हर पॉइंट पर r की वैल्यू गिवन नहीं होगी, तो इस फॉर्मूले को अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ g इंटू 1 माइनस, अब इस r को मैंने रिप्लेस कर दिया कैपिटल R cos थीटा से, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय g, ठीक है ना। आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो, g इंटू 1 माइनस कैपिटल R, ये R मैंने रिप्लेस कर दिया, रेडियस को रिप्लेस कर दिया R cos थीटा से, रेडियस ऑफ R से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा R ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय g, ठीक है जी। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है कि हमारी पोजीशन चेंज होने की वजह से अलग अलग सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल लगता है, जिसकी वजह से नेट रिजल्टेंट जो बनता है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। पर केस क्या है, एक स्पेशल केस है इसमें, अगर आप मान लीजिए पी पॉइंट यहाँ ले लेते बेटा, अगर ये पी पॉइंट आप यहाँ लेते तो इस पी पॉइंट पर आपका कैपिटल R भी उतना ही होता, ठीक है ना। और सॉरी, एक मैं केस बताता हूँ, पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ तक ठीक है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, एक बार नोट कर लो आप, फिर एक स्पेशल केस बताता हूँ आपको पोल के लिए। देखो तो पोल के लिए अगर फॉर्मूला हमारे पास बना g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय g, ये फॉर्मूला आ गया था हमारे पास, ठीक है। तो एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि देखो यहाँ पर थीटा 0 है बेटा इक्वेटर पे, तो पोल पर आकर 90 डिग्री हो जाएगा। तो एट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या होगा बेटा, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस r ओमेगा स्क्वायर कोस 90, कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, कंप्लीट पूरा का पूरा क्या हो गया 0। तो g डैश किसके बराबर आ गया, g के बराबर आ गया, यानी यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं है,
इस पॉइंट पर कोई वेरिएशन नहीं आता, जो वेरिएशन आता है वो इसे नीचे नीचे आता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक दो न्यूमेरिकल्स कराता हूँ मैं इससे रिलेटेड। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, इतना ही कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों वेरी कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन आता है। ये मैंने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम वेक्टर फॉर्म लिखा था, सॉरी वेक्टर एडिशन लिखा था, a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।